बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 23 सेंट्रल नर्वस सिस्टम रोबिन्स पैथोलॉजी की स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम इसके आउटलाइन पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या-क्या स्टडी करेंगे, सही है? तो इसके अंदर टोटल 8 टॉपिक्स है और इसके उन 8 टॉपिक्स के अंदर फिर छोटे-छोटे सब टॉपिक्स है जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि ये ज़्यादातर न्यूरो एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी है उससे रिलेटेड है जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, सही है? इसकी जो सबसे पहले तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक आते हैं, सही है? इस तरह एक पैराग्राफ 2 है। फिर इसके बाद एडिमा एक्सप्लेन कर देते हैं, हर्निएशन एक्सप्लेन कर देते हैं और हाइड्रोसेफलस एक्सप्लेन कर देते हैं, सही, या हाइड्रोकेफेलस भी कहते हैं। फिर बाद में सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको जब ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, सही है, किसी इंजरी की वजह से, नेक्रोसिस की वजह से या कोई एम्बोलस आ गया, सही है, तो फिर क्या-क्या होगा? तो इसमें हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, इंफार्क्शन एंड इंट्राक्रैनियल हेमरेज है और वास्कुलर डिजीज़ है, सारे के सारे वही ही रिलेटेड है। फिर इसकी वजह से कि अगर कोई ट्रॉमा, एक्सीडेंटल ट्रॉमा वगैरह हो गया तो वो 2 तरह के हो गए, या तो ये ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज कर गया या ये वहाँ पर जो वास्कुलर सप्लाई है उनको डैमेज कर गया। इसके बाद कंजेनिटल मालफॉर्मेशन और पेरिनेटल ब्रेन इंजरीज़ एक्सप्लेन की सी हैं। ये भी आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर इन्फेक्शियस के बारे में है, डिजीज़ ऑफ माइलिन सिस्टम, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स होते हैं उनके ऊपर जो माइलिनेशन होता है उनके ऊपर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है कि उनको डिस्टर्ब कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिजीज़, इसमें भी अगेन 2 तरह की जेनेटिक और एक्वायर्ड दोनों को एक्सप्लेन किया है और ये सारे के सारे ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़, जिसमें हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ होते हैं उनके डिजेनरेशन होता है, सही है? इनको एक्सप्लेन किया और आखिर में ये अगेन न्यूप्लेज़िया पर आ गई है, यानी कि ट्यूमर्स। ये ऑलरेडी हमने न्यूप्लेज़िया चैप्टर ऑफ द रूमेंस पैथोलॉजी में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किए गए हैं और इनको बहुत ज़्यादा न्यूरो जो सिस्टम है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उनको उनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट किया है, सही है? फिर बाकायदा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो पहला ये वाला पैराग्राफ है ना, ये वाला, इसको एक्सप्लेन किया है, सही है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या कर देते हैं, एक्शन कर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ होते हैं। इन ही डिजीज़ में कौन-कौन से डिजीज़ आती है? इन डिजीज़ में आती है डिजेनरेटिव डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, वास्कुलर डिजीज़ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्लड सप्लाई पर अटैक करते हैं और न्यूप्लास्टिक यानी कि कैंसरस या ट्यूमरस, सही है। अब इन सारे ही डिजीज़ की वजह से क्या होगा कि उस पेशेंट में डिफरेंट साइन्स एंड सिम्पटम्स अपीयर होंगे, सही है। उन साइन एंड सिम्पटम्स को ऑब्जर्व करके हमें क्या बताते हैं ये कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। किस वजह से? स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी। इनकी जो स्पेशलिटी है, या हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिक है अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर में, ये किस वजह से है? क्योंकि इनमें एक स्ट्रक्चर है जिससे ये बना हुआ है जिसको कहते हैं न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही है। फिर इसी ही पैराग्राफ में आगे आकर कहते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स होती है ये भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होते हैं। किस तरह डिफरेंट होते हैं? इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ वो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ मिक्स न्यूरॉन्स होते हैं, सही है। इनकी कनेक्शन डिफरेंट होती है, यानी कि ये हमारे साथ क्या है, ये स्पाइनल कार्ड है नीचे, ये वाला जो है, और ये ऊपर हमारा ब्रेन है, सही है। तो कुछ की जो कनेक्शंस होती है वो स्पाइनल कार्ड से ऊपर जाकर इस ब्रेन के साथ होते हैं, कुछ का जो होते हैं स्पाइनल कार्ड से जाकर सेरेबिलम के साथ होते हैं। इसी तरह डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, सही। इनका फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं, कुछ का मोटर होते हैं, कुछ का सेंसरी होते हैं, कुछ का फंक्शनल होते हैं, कुछ का इंटीग्रेटरी होता है। इस तरह इन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल कर देते हैं ये भी डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा इनका मेटाबॉलिक नीड डिफरेंट होते हैं, कुछ का बहुत हाई होते हैं और कुछ का बहुत लो होता है। इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, सही है। फिर कुछ न्यूरॉन्स जो होती है वो यूनिकली किसी स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल लोब है यहाँ पर अलग किस्म की न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ज़्यादातर इनका फंक्शन विजुअल सिस्टम के साथ रहते हैं, सही है। इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर डिफरेंट ब्रेन स्टिम है, तो यहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर्स होते हैं, कार्डिक सेंटर्स होते हैं। तो उनका जो मतलब अगर ये पार्ट डिस्टर्ब होता है तो एक अलग फंक्शनल लॉस होगा जो हमारे विजुअल सिस्टम के साथ रिलेटेड हो, ऑप्टिक सिस्टम के साथ रिलेटेड हो। अगर यहाँ पर होगा तो वो हमारे सेंट्रल नर्व, सॉरी,
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, सही है। तो इसी वजह से जब इनको इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी को इनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, यानी कि ये जो फंक्शन लॉस कर देते हैं डिफरेंट पार्ट वो दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगेन वही बात है, अगर यहाँ पर इंजरी हो जाती है तो हमारे विजुअल सिस्टम में खराबी आ सकती है, अगर यहाँ पर इंजरी हो सकती है तो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में खराबी आ सकती है। फिर क्या कहते हैं कि ये जो डैमेज हो गए इनको ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। अगेन वही बात कर रहे हैं कि पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज को, जिस तरह हमने इन दोनों जगह को एक्सप्लेन किया। फिर टाइप ऑफ द डैमेज, अब इसको यहाँ पर इन चीज़ को क्या इशारा है, इसको यही इशारा है कि लेट्स से अगर डैमेज जो होता है वो उस ही न्यूरॉन को जस्ट प्रेस करता है तो वही न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, इरिटेटिंग हो जाते हैं और वो अपना फंक्शन फिर लो की वजह ओवर फंक्शनिंग कर देता है। ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। या ये डैमेज जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है कि ये जाकर वहाँ की न्यूरॉन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, फिर वो फंक्शन लॉस हो जाता है। अब इसके अलावा ये जो डिपेंड करते हैं डैमेज पर और किस चीज़ पर, पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज्ड, सही है। तो ये क्या करेगा, ये भी डिफरेंट सिम्टम्स इंसान प्रोड्यूस करेगा जो ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन हो गई। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो मैच्योर न्यूरॉन्स होते हैं ज़ाहिर बात है इनमें जो डिवीजन की एबिलिटी होती है वो नहीं होती। इसी वजह से अगर हमारे साथ कुछ स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी लॉस हो गए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी नुकसान है, क्योंकि ये फिर रिपेरेबल भी नहीं है और ये ना फिर डेवलप हो सकते हैं। इसी वजह से स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए तो ये हमारे अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज या इम्बैलेंस पैदा कर सकते हैं। फिर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस तरह भी नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ क्या है, न्यूरॉन है, सही है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा भी सेल्स है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं और इनको कंबाइनली क्या कहते हैं, ग्लायल सेल्स कहते हैं, ये भी मौजूद होते हैं। क्योंकि जो फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी डिफरेंट न्यूरॉन्स सॉरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए भी डिफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो इस्कीमिया होता है, यानी कि ब्लड सप्लाई की रुकावट की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हमारे नर्वस सिस्टम में डिजीज़ पैदा हो सकते हैं और इन्फेक्शंस की वजह से भी डिजीज़ पैदा हो सकते हैं। जिस तरह हम मिसाल दे सकते हैं मेनिनजाइटिस की, सही है। मेनिनजाइटिस भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ ही है, सही है। अब फिर आगे हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। मॉर्फोलॉजी में क्या कहते हैं कि लेट से एक न्यूरॉन को डैमेज हो गया, इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि इरिवर्सिबल इस्केमिक इंजरी, यानी कि न्यूरॉन को ऑक्सीजन की सप्लाई की इतनी कमी हो गई कि वो बिल्कुल भी इरिवर्सिबल इंजरी में गया और अब इसका रिपेयर नहीं हो सकता, सही है। ये जो डैमेज होगी या न्यूरॉन कहाँ पर डैमेज हुआ, या बॉडी में या प्रोसेसेस में, एक्सॉन और डेंड्राइट, सही है। अब क्या होगा कि हम इस इंजरी की वजह से जो इस न्यूरॉन के अंदर जो शेप में, साइज में, मॉर्फोलॉजीज में चेंजेस आए हैं वो देखना चाहते हैं। किस किस चीज़ के थ्रू देखेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू। इसलिए हम स्टेनिंग करेंगे हेमाटोक्सिलिन और यूसिन के थ्रू और 24 आवर के अंदर अंदर हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, सही है। अब ये चेंजेस कौन कौन से आए इस पर बात करते हैं कि जो सेल बॉडी थी उसकी साइज क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मल सेल बॉडी है और ये जो है ना ये इंजर्ड सेल बॉडी है, तो दोनों में आप लोगों को साइज की डिफरेंस कर सकते हैं। जो नेसल सब्सटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म से गायब हो जाते हैं और जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो एसिनोफिलिक हो जाते हैं, इसलिए इन न्यूरॉन्स को रेड न्यूरॉन्स फिर कहते हैं, सही है। यानी कि इनकी जो कलर होती है वो पिंकिश और रेडिश हो जाती है। जब इसकी एक्सॉन को डैमेज हो जाते हैं तो इनका जो एक्सॉन होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और राउंड हो जाते हैं। यहाँ पर ये एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है, आप लोग देख सकते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो पिक्नोटिक बन जाती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, लेट्स से ये हमारे साथ एक सेल है, ये उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस होते हैं वो एक जगह पर यहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं और एबनॉर्मल बन जाते हैं, सही है। तो इसको क्या कहते हैं, पिक्नोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी में चला जाता है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल चलाता है। यहाँ पर ये सेंटर में है और यहाँ पर ये पेरिफेरी में है। तो दिस वाज सम द चेंजेस इन द शेप साइज, सही है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि इसमें सेंट्रल क्रोमेटोलाइसिस हो जाती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस न्यूरॉन के बॉडी के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या इसके अलावा जो निसल सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं वो इंजरी की रिस्पांस में क्या हो जाते हैं, अपना जगह छोड़कर एबनॉर्मली डिस्पर्स हो जाते हैं, सही है। इसके बाद ये लोग क्या कहते हैं
कि लेट्स से एक एक्यूट इंजरी हो गई। एक्यूट इंजरी से यहाँ पर मुराद ये है कि एक शॉर्ट टाइम में बहुत इंटेंस इंजरी हो गई, तो ये क्या करेगा, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर जो होते हैं उसको डैमेज करेगा और इसी तरह एडेमा हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ब्लड वेसल है और यहाँ पर ये ब्लड ब्रेन बैरियर है। जब इस जगह को इंजरी हो जाती है तो ये डैमेज हो जाती है और इस ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो इस इंजरी के थ्रू हमारे ब्रेन सब्सटेंसेस के अंदर आ जाती है और ये जगह स्विल हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडेमा कहते हैं। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जो डिफरेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज होती है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट इंक्लूजन्स बन जाती है, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स की जम्बल्ड बन जाती है, एक कंडेंसेशन हो जाती है न्यूरॉन्स के अंदर से ही। अब ये किस तरह होगा कि ये जो इंक्लूजन्स बनते हैं ये हर डिजीज़ में स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक डिजीज़ का जो इंक्लूजन होता है वो दूसरे डिजीज़ के इंक्लूजन से मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर्स के लिए डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। किस तरह, जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें जो इंक्लूजन है उसको लिवी बॉडी कहती है सही है, और जो अल्जाइमर डिजीज़ होते हैं उसमें जो इंक्लूजन्स बनते हैं उसको टेंगल्स कहते हैं सही है। किस यहाँ पर ये जो है ना, ये एक अल्जाइमर डिजीज़ की पेशेंट की न्यूरॉन्स है सही है, यहाँ पर ये जो बॉडी बन गई है ये वाली, ये क्या है, ये हमारे साथ टेंगल्स जैसे है। इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, अल्जाइमर के पेशेंट है सही। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होते हैं उसमें जो न्यूरोनल प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज भी हो जाती है, थिकन भी हो जाती है और डिस्पर्स भी हो जाती है, जिसको हम डिस्ट्रोपिक न्यूराइड्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर इस ही पेशेंट में है जो अल्जाइमर के पेशेंट है, इस न्यूरॉन को देखें तो अंदर इसके डिफरेंट सब्सटेंसेस आ गई है, इसकी जो डेंड्राइड्स और एक्सॉन्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्सली अरेंज हो गई है सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रोपिक न्यूराइड्स कहेंगे सही है। तो ये इसके अंदर एक किस्म के डिस्ट्रोपिक न्यूराइड हो गया। फिर इसके बाद ये लोग एस्ट्रोसाइट्स के बारे में कहते हैं कि जब एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये हमारी इंजरी की रिपेयर में एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं। जब हमारी न्यूरॉन्स को इंजरी हो जाती है तो उसके रिपेयर में कौन सी सेल इन्वॉल्व होते हैं, एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट के दो मेन फंक्शंस ऐसे हैं, या तो ये प्रोलिफरेशन करके रिपेयर करेगा, दूसरा या ये स्कार बनाएगा, यानी कि एक ऐसा सेल है जिसको इस तरह का डैमेज हो गया कि अब उसका रिपेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पर ये एक स्कार बनाएगा ताकि फर्दर इन्फेक्टिव न्यूरॉन हमारे साथ ना रहे और दूसरी न्यूरॉन्स को नुकसान नहीं पहुँच जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लायोसिस कहते हैं सही है। अब ये ग्लायोसिस किस तरह होगा कि जब कोई इंजरी हो जाती है ये जाकर एस्ट्रोसाइट्स को एक्टिव कर देती है सही है। जब ये एस्ट्रोसाइट एक्टिवेट हो जाती है तो इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं। किस तरह, इसमें हाइपरट्रॉपी हो जाती है, यानी कि ये साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं। हाइपरप्लेजिया हो जाते हैं, यानी कि ये प्लोरिपरेट करते हैं, नंबर्स में इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो इनलार्ज हो जाती है और वेजिकुलर बन जाती है, यानी कि बम बन जाती है, बहुत ज़्यादा दाने दाने इस तरह बन जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्लोरिपरेशन में। इसकी जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू बहुत इजीली फिर हमें दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा डार्किश बन जाता है। और जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो ब्राइटर और पिंकिश बन जाता है सही है। इसके अलावा ये न्यूरॉन्स जो अपने एक्सॉन्स वगैरह बेचते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और इस तरह डेंड्राइट्स भी बेचते हैं। इस तरह के एस्ट्रोसाइट्स को फिर हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्टोसिटिक एस्ट्रोसाइट्स है। फिर इसके बाद ये लोग क्या कहते हैं, जो फेब्रोब्लास्ट होते हैं जो हमारे बाकी टिश्यूज़ की रिपेयर और स्कार फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये सीएनएस में हर कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं होते। ये जस्ट सर्टन कंडीशन में ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यू की रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। वो कंडीशन क्या क्या है, सबसे पहले कोई इस तरह ट्रॉमा हो गया कि वो हमारे ब्रेन टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट हो गया। दूसरा, कोई एब्सिस जो है ना वो हमारे ब्रेन्स के इर्द गिर्द इस तरह जमा हो गया या फ्लूइड जमा हो गया। उसी कंडीशन में ये क्या होगा, एक्टिव होगा और फिब्रोब्लास्ट तब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यू की रिपेयर करेगा, बाकी ऐसे और इंजरी में नहीं करेगा। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये जो ग्लायोसिस प्रोसेस था ये वाला जहाँ जो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया, ये ग्लायोसिस प्रोसेस जब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा टाइम के लिए हो जाता है, तो फिर इन ही चेंजेस की बजाय और चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं कि ये जो एस्ट्रोसाइट होते हैं ये साइज में डिक्रीज हो जाते हैं और इनके जो प्रोसेस होते हैं वो जम्बल्ड हो जाते हैं। जम्बल्ड का मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा इस तरह क्रिस क्रॉस बन जाते हैं। एज अ रिजल्ट इसको हम क्या कहते हैं, फेब्रिलरी एस्ट्रोसाइट्स है या फेब्रिलरी एस्ट्रोसाइट। अब जब क्रोनिक ग्लायोसिस हो जाते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, तो इस न्यूरॉन्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रोजेंटल फाइबर्स, ये क्या हो जाते हैं, ये फाइबर्स ये थिकन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, लॉन्ग भी हो जाते हैं और एसिनोफिलिक भी बन जाते हैं, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, लो ग्रेड ग्लायोमा, यानी कि ये कैंसर की तरफ अब जा रहा है।
इसके बाद इन्होंने ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स जो होते हैं ये माइलिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सही है। अब ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, जब इसको इंजरी हो जाती है, सही, जब ये इंजर्ड हो जाती है तो इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं। किस तरह इसकी शेप में चेंज आते हैं, इसके साइज में चेंज आते हैं और इसके कलर में चेंज आते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मल्टीफोकल ल्यूको एसिनोफिलोपैथी, सही है। इसमें क्या होता है कि जो प्लूमो वायरस है वो क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो न्यूरॉन्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की सेल्स होते हैं वो इनलार्ज भी हो जाते हैं और स्मडी भी बन जाते हैं, यानी कि इनलार्ज के साथ साथ ये यूनिफॉर्म भी होते हैं। जिस तरह यहाँ ये स्लाइड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है ना निशान की हुई है, इस तरह होते हैं। और जब हम इसको फ्लोरेसेंट के थ्रू देखते हैं तो ये वही न्यूक्लियस है जो स्मडी और इनलार्ज हो गए हैं, सही है, ये सारे के सारे जो है। इसके बाद इन्होंने और सेल्स के बारे में बताया है। अब इसके बाद माइक्रोगियल सेल आते हैं, सही है। ये सेल कहाँ पर डिराइव होते हैं, यॉक्सेक में इसकी डेवलपमेंट होती है और बाद में ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं और यहाँ पर फिर ये रहते हैं, जिसकी वजह से इसको रेजिडेंट पेगोसाइट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारी जो सीएनएस की बाकी की डेवलपमेंट होती है वो यहाँ पर होती है, यानी कि या तो ये एक्टोडर्म से होता है या न्यूरल क्रेस्ट सेल से होता है। जबकि जो इस माइक्रोगियल सेल अब सीएनएस है ये कहाँ पर बनते हैं, ये यॉक्सेक में बनती है, यहाँ पर ये बनती है, सही। तो इसी वजह से इसको रेजिडेंट पेगोसाइट्स कहते हैं। अब इन्होंने क्या-क्या बताया कि जब टिश्यू की को कोई टिश्यू इंजरी हो जाती है, सही है, या इन्फेक्शन हो जाती है या यहाँ पर कोई कैंसर बन जाती है, ट्रॉमा हो जाती है, तो ये सिर्फ सेल्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं और बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जिसकी वजह से जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इसकी स्लाइड्स देखते हैं तो जब ये इन इंजरी की वजह से एक्टिवेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। आगे क्या बताते हैं कि जब कोई डीमाइलिनेशन होती है या इन्फार्क्शन होती है, यानी कि इसका कोई एरिया जो होता है वो डेथ हो जाती है उसकी, या ब्लीडिंग हो जाती है वहाँ पर, तो फिर क्या होता है कि ये इस तरह दिखाई देते हैं जिस तरह एक्टिवेटेड मैक्रोपेजेस होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जब इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर क्या होता है कि इसकी जो न्यूक्लियस होते हैं वो इस तरह लेंथन हो जाती है। जब ये लेंथन हो जाती है फिर हम इसको क्या कहते हैं, रॉड सेल्स कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि माइक्रोगियल नोड्यूल क्या चीज़ है। क्या होता है कि जब किसी टिश्यूज़ को इंजरी हो जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर हमारे इन मैक्रोपेजेस की या माइक्रोगियल सेल्स की या सीएनएस की जो मैक्रोपेजेस है या पेगोसाइट्स है, इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क कंसंट्रेशन में एग्रीगेट हो जाती है, जिस तरह यहाँ पर ये बहुत सारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक किस्म की बहुत सर्कुलर इस तरह नोड्यूल बन जाती है जिसको हम माइक्रोगियल नोड्यूल कहते हैं। इसके बाद जो न्यूरोपेज है, यानी कि एक न्यूरॉन है जो भी है वो डैमेज हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा, तो इसलिए उसको वहाँ से हटाना होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट पेगोसाइट आ जाते हैं और इसको खा लेते हैं। तो उसी कंडीशन में भी इसी तरह के माइक्रोगियल नोड्यूल बनते हैं। इसके बाद एपेंडाइमल सेल के बारे में बताए हैं। तो एपेंडाइमल सेल का शेप बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह ये वाला है। और ये एपेंडाइमल सेल क्या करते हैं कि हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है, ये जो हमारा ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल है, सही है, यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। तो जितने भी इन वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है इसको इसने अंदर से इस तरह कवर किया होता है, लाइन किया होता है। इसका जो ये एंड होता है ये बेस होता है और ये जो एंड होता है ये सीलिया टाइप जो होता है ये हमारे ल्यूमेन के अंदर होता है। ये कोराइड प्लेक्सिस क्या करते हैं, ये सारे के सारे वेंट्रिकुलर सिस्टम को और स्पाइनल कैनाल को लाइन कर देते हैं और इसके अलावा इसका प्रॉपर कनेक्शन होते हैं हमारे कोराइड प्लेक्सिस के साथ। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ एक कोराइड प्लेक्सिस है, कोराइड प्लेक्सिस की एक विलाई है, सही है। तो यहाँ पर ये क्या आता है, ये यहाँ पर ब्लड वेसल आता है और इसको एक एपिथेलियम की तरह या एक एपिथेलियम शेप में इन ही एपेंडाइमल सेल ने यहाँ पर क्या किया है, कवर किया है। और जब इस ब्लड से अंदर की तरफ सीएसएफ आता है तो इसको फिल्टर कर दे बाकायदा के तौर पर, इसमें जो विटामिन होते हैं, आयंस होते हैं, सोडियम्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को फिल्टर कर देते हैं और बाकी चीज़ों को अंदर आने नहीं देता। इस तरह जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सब एरेक्नाइड स्पेस है वहाँ से जब ये सीएसएफ वापस लेते हैं तो उसी में भी ये फिल्ट्रेशन कर देते हैं, जो अननेसेसरी सॉल्यूट्स होते हैं उसको अंदर ले जाते हैं और जो नेसेसरी सॉल्यूट्स होते हैं उसको यहाँ पर स्टॉप करने अंदर जाने नहीं देता। अब आगे क्या होता है कि ये जो एक स्पेसिफिक वायरस है जिसको हम साइटोमेगालो वायरस कहते हैं, ये क्या कर देते हैं, ये अटैक कर देते हैं इन एपेंडाइमल सेल्स पर अटैक कर देते हैं। तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक क्या बन जाती है, इंक्लूजन्स बन जाते हैं, जिस तरह अल्जाइमर डिजीज़ में होता है, पार्किंसन डिजीज़ में होता था, इस तरह यहाँ पर भी बन जाते हैं। तो जब हम उस इंक्लूजन्स को स्टडी कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, साइटोमेगाली वायरस की इन्फेक्शन है, सही है।
फिर इसके बाद जो टॉपिक आते हैं वो उसका बहुत सारे जनरलाइज़ फिर पहले एक्सप्लेन किए, फिर अलग-अलग भी एक्सप्लेन किए हैं सेम। तो उसमें हर्निएशन आता है, एडेमा आता है और हाइड्रोकेफेलस है या सेफेलस भी कुछ लोग कहते हैं वो आता है। अब इसमें क्या कहते हैं ना कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है सही है, इसको स्कल ने और स्पाइनल कैनाल ने प्रोटेक्ट किया है सही है। ये जो प्रोटेक्शन है इसके तो एक ये फ़ायदा है कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ये एक बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है डिफरेंट ट्रॉमा से, एक्सीडेंट से। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा इस जगह पर। तो क्या होता है ना, लेट्स से ये हमारा क्या है, ये हमारी ब्रेन है, सही है, ये हमारा ब्रेन सिस्टम है और यहाँ पर इसके ऊपर लेट्स से ये एक शख्स है, सही है, और ये उसका स्कल है। अब क्या होता है कि ये जो ब्रेन है किसी कंडीशन की वजह से ये स्वेल अप होना चाहता है, सही है। लेट्स से यहाँ पर एडिमा हो गया, हाइड्रोकेफेलस हो गया या इस्कीमिया हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेन स्वेल करता है। तो ये क्या करेगा, ये तो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर्स है ना, ये इनको स्वेल होने नहीं देंगे, सही है, ये इनको फिर अंदर की तरफ पुश करेगा और ये बहुत पेटल होगा क्योंकि अंदर से स्वेल करेगा और बाहर से पुश करेगा तो हमारे सारे के सारे जितने भी ब्रेन टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाएँगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये स्पेस नहीं देता किस चीज़ को, ब्रेन को, ताकि वो एक्सपेंड हो जाए, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट वेसल्स होते हैं ना, डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो ब्लड वेसल प्रेस हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल प्रेस हो जाते हैं तो वो इन ब्रेन की जो टिश्यूज़ होते हैं उनको फिर वो नहीं आता, ब्लड नहीं आता और इसके अलावा हमारा जो हार्ट होता है वो भी अनेबल हो जाते हैं इतने हाई प्रेशर के अगेंस्ट वो किस तरह ब्लड को पुश करेगा, सही है। इसको क्या कहते हैं कि जो ब्रेन का परफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब ब्रेन का परफ्यूजन डिक्रीज़ हो गया तो ब्रेन के टिश्यूज़ को खुराक नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है। अब फिर आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो स्वेल कर जाता है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि किसी भी ऐसा कोई भी कंडीशन जो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्वेल अप कर देते हैं, वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को क्या करेगा, उसको इंक्रीज़ करेगा, राइज़ करेगा, सही है। फिर एक्सप्लेन किया है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को कि सेरेब्रल एडिमा जो है, हाइड्रोकेफेलस जो है, हेमरेजेस जो है, इस्कीमिया जो है या मास का मतलब यहाँ पर है कोई कैंसरस बॉडी बन गई, टिश्यूज़ बन गया, ट्यूमर बन गया, उसकी वजह से हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है, राइज़ होता है। फिर इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, ये डिफरेंट टॉपिक को, हाइड्रोकेफेलस को, सेरेब्रल एडिमा को इनको अलग-अलग एक्सप्लेन कर देते हैं, सही है, और वो जो है हर्निएशन को भी